Hello everyone, welcome to Swadhyaya classes. I hope you all are good. I'm Vikas Yadav and today we're gonna complete our chapter number 1 Nutrition in Plants. हमने लास्ट क्लास के अंदर ये सारे टॉपिक्स डिस्कस करे थे, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस कैसे होता है. ओके, आज हम उसके अगला टॉपिक देखने जा रहे हैं. तो अगला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ. आई एम गोइंग टू आस्क यू अ क्वेश्चन दैट हमने ये पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस से प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं. ओके, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं और क्या बनाते हैं? ग्लूकोज की कैटेगरी में हमने पढ़ा था कि क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं. सो मेरा सवाल बस इतना है कि क्या प्लांट्स को केवल कार्बोहाइड्रेट्स की ही जरूरत होती है जिंदा रहने के लिए? फॉर देयर लिविंग डू प्लांट्स नीड ओनली कार्बोहाइड्रेट्स? एंड द आंसर इज नो. प्लांट्स नीड अदर nutrients like protein, कार्बोहाइड्रेट्स वो लेता ही है, ठीक है, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ठीक है. लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स तो उसने बना लिए, अब ये प्रोटीन और विटामिन और मिनरल उसको मिलता कहां से है? कौन देता है उसको? ठीक है. अब जैसे कि हमने पढ़ा कि ये प्लांट है, इसकी रूट्स से वो वाटर सक करता है, वाटर कलेक्ट करता है, ठीक है, और उन वाटर से भाई उसका विटामिन्स और मिनरल्स का काम हो जाता है. अब बात रह जाती है यहां पे प्रोटीन की. प्रोटीन कहां से मिलता है? देखिए, प्रोटीन मिलता है उसको. प्रोटीन वैसे पहली बात हमारे मन में क्वेश्चन होना चाहिए कि प्रोटीन असल में होता क्या है. प्रोटीन एक नाइट्रोजनस बेस्ड कंपोनेंट है, एक नाइट्रोजन बेस्ड कंपोनेंट है. यानी प्रोटीन मोस्टली नाइट्रोजन से बना रहता है. नाइट्रोजन कहाँ होता है? हमारे एयर के अंदर अप्रॉक्स 72 to 75% नाइट्रोजन होता है, ठीक है ना. ये परसेंटेज और ज्यादा भी हो सकता है, कम नहीं हो सकता, बट अप्रॉक्स इतना ही होता है. 72, 75, 78 भी हो सकता है. ओके, तो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा इतनी होती है, ठीक है. अब एटमॉस्फेयर के अंदर है तो सॉइल के अंदर भी होगी नाइट्रोजन की मात्रा. लेकिन ये जो नाइट्रोजन होता है ना, जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है, ये डायरेक्टली प्लांट नहीं ले सकते. प्लांट इसको डायरेक्टली फॉर्म में नहीं ले सकते. इसके लिए ऑर्गेनिज्म की जरूरत पड़ जाती है, एक बैक्टीरिया की जरूरत पड़ जाती है, जिसका नाम होता है राइजोबियम. ठीक है ना. ये देखिए, मैंने यहाँ पे ये एक आपको पिक्चर लगा रखी है. इसकी जड़ों पे देखिए गोल गोल का स्ट्रक्चर है. ये क्या है? ये राइजोबियम बैक्टीरिया है, ठीक है ना. ये उसका पूरा जाल बिछ रखा है इसके जड़ में. जिस चीज का भी ये पौधा है उसके जड़ के अंदर ये जाल बिछ रखा है पूरे उस बैक्टीरिया का. ये बैक्टीरिया कोई नुकसान नहीं देता पौधे को, ठीक है ना. ये पौधे को कोई नुकसान नहीं देता, बल्कि ये प्लांट को हेल्प करता है प्रोटीन प्रोवाइड करने में. अब प्लांट क्या काम करता है? प्लांट इस बैक्टीरिया को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है. ओके, जैसे कि इस राइजोबियम का, ये क्या है? राइजोबियम इज अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया जो कि सॉइल के अंदर प्रेजेंट सोल्यूबल फॉर्म में
प्लांट को प्रोवाइड करता है, ठीक है, और इसके एक्सचेंज में प्लांट इस राइजोबियम बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये किस टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ये अभी हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक ही वही चालू होने वाला है अभी, ठीक है ना। अभी तक हमने प्लांट्स का यही पढ़ा था कि वो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्लांट्स हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी फॉलो करते हैं। ओके, सो हमारा क्वेश्चन ये था कि प्लांट्स को केवल क्या कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है, तो हमारा बिग आंसर क्या था, नो। आप समझ आया, प्लांट्स को और भी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है। सॉइल से उसको प्रोटीन्स मिल जाता है, विटामिन्स, मिनरल्स, ठीक है ना। किसान लोग या ह्यूमंस लोग बारी बारी पे फर्टिलाइजर्स और मैन्योर डालते रहते हैं जमीन के अंदर उसकी फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। तो प्लांट्स को अपनी और न्यूट्रिएंट्स वहां से भी मिल जाते हैं। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ठीक है ना। अभी तक हमने ऑटोट्रॉपिक पढ़ा था, आप क्या पढ़ रहे हैं, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो व्हाट इज हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? We have studied in our last class that heterotropic mode of nutrition is that type of nutrition in which organism depends on other organisms. Okay, they don't make their own food, they depends on other organisms for their food. Okay, अब ये चीज प्लांट्स के अंदर भी फॉलो होती है कि कुछ कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो फोटोसिंथेसिस फॉलो नहीं करते, ठीक है। वो फॉलो करते हैं हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसके अंदर वो दूसरे ऑर्गेनिज्म, दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। लाइक जिसके अंदर फर्स्ट आपका टाइप आता है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो व्हाट इज पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन, one organism is totally depends on other organism for its food, ठीक है। और वो जो दूसरा ऑर्गेनिज्म होता है यहां पे, उसको बोला जाता है होस्ट, ठीक है ना। और जो ऑर्गेनिज्म उस होस्ट के ऊपर सरवाइव करता है उसको बोला जाता है पैरासाइट, ठीक है ना। उसको बोला जाता है पैरासाइट। ऑर्गेनिजम्स विच फॉलो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन are called parasite. ओके, या इसका एक और डेफिनेशन बन सकता है, organisms which rely on host body for their food are called पैरासाइट। यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स जो कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं, उसके ऊपर निर्भर रहते हैं अपने खाने के लिए, उन ऑर्गेनिज्म को पैरासाइट बोला जाता है। अब आप इसको कुछ इस तरीके से समझिए, आपके बालों पे जू पड़ते हैं, ठीक है, कभी पड़े भी होंगे। तो जू क्या काम करता है? आपके सर के अंदर वो खून चूसता है आपके हेड में से, ठीक है। अब यहां पे वो जू क्या काम कर रहा है? वो जू आपकी बॉडी से न्यूट्रिएंट्स ले ले रहा है, और वो किसके भरोसे जिंदा है? आपकी बॉडी के भरोसे जिंदा है, ठीक है। अब इसमें फायदा किसका है? जू का। नुकसान किसका है? आपका,
ठीक है, आपका खून सक कर रहा है, आपका खून ले ले रहा है वो आपके शरीर, और उसको फायदा मिल रहा है, ठीक है ना। लाइक आपने देखा होगा और एग्जांपल्स में कि आपके गली के डॉग्स जो होते हैं, स्ट्रीट डॉग्स, उनके शरीर पे भी जो छोटे छोटे जू पड़ जाते हैं, जिनको किलनी बोलते हैं, ठीक है ना। वो भी पैरासिटिक मोड है, ठीक है ना। तो उन जू को भी पैरासाइट बोला जाता है। अब वहां पे वो जू उस डॉग्स के ऊपर लगे रहते हैं, खून चूसते हैं, ठीक है। इसमें नुकसान किसका होता है? उस डॉग का। लेकिन यहाँ पे फायदा किसका हो रहा है? उस जू का, जो कि खून चूस रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे उस जू को बोला जाएगा पैरासाइट, और वो पैरासाइट जिसकी बॉडी पे डिपेंड रहता है उसको बोला जाता है होस्ट। ओके, मैंने यहाँ पे लिखा है होस्ट। होस्ट वो होता है जिसकी बॉडी पे पैरासाइट डिपेंड रहता है। लाइक तो वो तो बात हो गई थी एनिमल्स में, हम बात कर रहे हैं प्लांट्स की। मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा था। तो प्लांट्स के अंदर ऐसे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, जिसके अंदर से मैंने एक एग्जांपल लिया है कसकटा। कसकटा एक टाइप का आपका प्लांट होता है, जिसको हिंदी में अमर बेल भी बोलते हैं। आप कभी देखना, ये बहुत बड़े बड़े पेड़ों पे या बरगद के पेड़ों पे ऐसे येलो कलर की और येलो कलर की, ग्रीन कलर की बेलें उग जाती हैं, ठीक है ना। ये बेल क्या काम करती हैं? ये बेल प्लांट से उसका न्यूट्रिएंट्स ले लेती हैं, ठीक है। धीरे धीरे उस प्लांट्स का न्यूट्रिशन लेती रहती है, और जिसमें से जिस प्लांट के बॉडी के ऊपर ये रिलाय करती है उसको बोला जाएगा होस्ट, और अमर बेल को बोला जाएगा पैरासाइट। ओके, तो ये था हमारा पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उन ऑर्गेनिजम्स को जो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं वो होते हैं पैरासाइट, और जिसकी बॉडी के ऊपर वो निर्भर रहते हैं उसको बोला जाता है होस्ट। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, विच इज इंसेक्टिवोरस प्लांट। अब इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या होते हैं? देखिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखिए, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स दिखने में थोड़े सुंदर टाइप के होते हैं, लेकिन जितना सुंदर वो दिखते हैं उतना सुंदर वो असल में होते नहीं है। देखिए यहाँ पे ये प्लांट्स क्या काम करते हैं? ये प्लांट्स अपनी सुंदरता से, अपने ब्यूटीफुलनेस से इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। जैसे कि मान लो कोई छोटा मोटा कीड़ा हुआ, चींटी हुई, मधुमक्खी या मक्खी या कुछ भी, ये उसको अट्रैक्ट करते हैं। और अट्रैक्ट जब करते हैं तो देखिए, जैसे कि यहाँ पे ये इसके अंदर ये मधुमक्खी इसकी तरफ अट्रैक्ट होकर आई। इस प्लांट का नाम है वीनस फ्लाई ट्रैप, ठीक है ना। और ये जो आपको ये बलून टाइप का प्लांट है, इसको बोला जाता है पिचर प्लांट। आपकी एनसीईआरटी बुक में इसका डायग्राम दिया गया है, और पिचर प्लांट बोलते हैं इसको, और इसको बोला जाता है वीनस फ्लाई ट्रैप, ठीक है ना। ये प्लांट्स फोटोसिंथेसिस फॉलो नहीं करते। इसका मतलब ये अपना खाना खुद नहीं बनाते, ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। जाहिर सी बात है, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं तो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड रहेंगे। तो ये अपना खाना क्या काम करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। इंसेक्ट्स को दूसरे अट्रैक्ट करते हैं, और अट्रैक्ट करने के बाद जब इंसेक्ट इनके ऊपर अट्रैक्ट हो जाता है तो ये उसको पकड़ लेते हैं। देखिए, यहाँ पे वो मधुमक्खी इसके जाल में आके फंस गई, तो इसने अपना फ्लैप अचानक से, देख रहे हो, बंद कर ले रही है। ऐसे ही इस पिचर प्लांट में होता है। ये पिचर प्लांट के अंदर एक स्टिकी मटेरियल होता है, काफी चिपचिपा पदार्थ होता है। तो जब इंसेक्ट इसके अंदर उसकी ब्यूटीफुलनेस की वजह से जाते हैं, तो ये क्या काम करता है? अपनी स्टिकी मटेरियल की वजह से उन इंसेक्ट्स को अपने अंदर चिपका लेता है, तो वो बाहर नहीं निकल पाते। ऊपर से ये अपना लिड, ये ऊपर से जो इसका लिड होता है, ढक्कन टाइप का जो ये इसका फ्लैप होता है, ये बंद कर लेता है, और उसी के अंदर जो इंसेक्ट फंसता है वो उसी के अंदर घुट के मर जाता है, और फिर ये उसके सारे न्यूट्रिएंट्स सक कर लेता है।
तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर दोज प्लांट्स जो दोज रिलाई ऑन इंसेक्ट्स, ठीक है। या फिर इसकी डेफिनेशन ये भी हो सकती है, इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। और जो मैंने पहले डेफिनेशन बोली, these are those plants which rely on, एक सेकेंड, which rely on insects for their living. Okay, these are those plants which rely on insects for their living. ये भी डेफिनेशन हो सकती है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की। और इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। आपको जो अच्छा लगे आप वो डेफिनेशन याद कर सकते हैं, ठीक है ना। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का बस इतना मतलब होता है कि जो दूसरे इंसेक्ट्स को प्रे करते हैं और उनकी बॉडी पे, उन ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं। ओके, let's come to the next topic, which is saprotrophic mode of nutrition. So basically, what is saprotrophic mode of nutrition? Saprotrophic mode of nutrition is that mode of nutrition in which organisms take in nutrients from dead and decaying matter is called saprotrophic nutrition. अब देखिए, ये थोड़ा विचित्र टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। लाइक आप इसको कुछ इस तरीके से समझिए, ये प्लांट्स भी फोटोसिंथेसिस फॉलो नहीं करते। ओके, ये प्लांट्स फोटोसिंथेसिस फॉलो नहीं करते, तो ये अपना न्यूट्रिशन कैसे गेन करते हैं? ये क्या काम करते हैं, जो भी सड़ा हुआ मैटर रहता है, मरा हुआ या फिर सड़ा हुआ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या फिर प्लांट्स, एनिमल्स, जो भी मरे हुए या सड़े हुए, ये उनके ऊपर ग्रो करते हैं। ओके, ये उनके ऊपर ग्रो करते हैं, उनकी डेड एंड डिके हुई बॉडी से अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं। मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज मशरूम। मशरूम आपका फंजाई की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है ना, फंगस की कैटेगरी में आते हैं। और मशरूम्स उसी जगह उगते हैं जहां पे सड़ी हुई चीजें या फिर मर के सड़ी हुई चीजें पड़ी हुई होती है, ये वहीं पे उगते हैं। ओके, और आपके कभी देखा होगा, ये देखिए मैंने दूसरा एग्जांपल है, यहाँ पे दूसरी पिक्चर लगाई है ब्रेड की। ब्रेड के ऊपर देखिए ये माउल्ड्स उगे हैं। माउल्ड्स व्हाट आर माउल्ड्स? माउल्ड्स आर टाइप ऑफ फंगस, ठीक है ना। ये क्या काम करते हैं, जैसे कि आप मार्केट में ब्रेड खरीदने जाते हैं तो देखे होंगे आपने कि ब्रेड के ऊपर उसकी एक एक्सपायरी डेट रहती है कि इसको इतने तारीख तक आप कंज्यूम कर लीजिए, इसको इतने तारीख से पहले आप खा लीजिए। क्यों लिखा होता है उसके ऊपर कि आप इसको इतनी डेट के पहले यूज कर लीजिए? क्यों? क्योंकि उस डेट के बाद वो खराब होना चालू हो जाता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कभी आप ट्राई करिएगा, मार्केट से आप ब्रेड खरीद के लाइएगा, पूरा पैकेट खा लीजिएगा, मतलब पूरा का पूरा, लेकिन उसमें से 1 या 2 आप छोड़ दीजिएगा और उसको करीब 10-12 दिन के बाद देखिएगा तो उसके ऊपर कुछ इस तरीके के या इससे भी ज्यादा बुरी कंडीशन हो जाएगी उसकी। ओके, तो ये क्या होता है, क्यों उगते हैं? क्योंकि वो ब्रेड सड़ने लगता है। जब वो सड़ने लगेगा तो उसके ऊपर ये ऐसे फंगस उगने लगते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? माउल्ड्स बोलते हैं। और ये फंगस क्या काम करते हैं? ये डेड और डिके मटेरियल के ऊपर से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। ये ऐसे ही अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, समझे? तो इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करने वाले ऑर्गेनिजम्स को सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोला जाता है। और उन ऑर्गेनिजम्स को जो कि ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं उनको कहा जाता है सेप्रोट्रॉप्स। ओके, so those are organisms who follow saprotrophic mode of nutrition are called saprotrophs, and the mode of nutrition they follow is called saprotrophic mode of nutrition. Okay, now और आपके इस फर्स्ट चैप्टर के अंदर एक बहुत ही अच्छा पिक दिया गया है, सिम्बियोसिस।
सिम्बायोसिस, सिम्बियोसिस बोलते हैं इसको। सो व्हाट इज बेसिकली सिम्बियोसिस? सिम्बियोसिस इज म्यूचुअल रिलेशन बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना। लाइक देखो, जैसे कि हम डेली लाइफ में भी अपना जो इस रूल को अपनाते हैं कि भाई तुम मेरा काम करो और मैं तुम्हारा काम करूंगा, दोनों का फायदा रहेगा। कुछ कंडीशन होती है ना, से क्लास के अंदर भी आप बोलते होगे यार तू मेरी हेल्प करेगा तो मैं तेरी हेल्प करूंगा। तो प्लांट्स भी और भी ये रूल अपनाते हैं। कुछ प्लांट्स भी ऐसा रूल अपनाते हैं कि वो दोनों आपस के अंदर संगठन करके चलते हैं कि अगर तू मेरी मदद करेगा तो मैं भी तेरी मदद करूंगा। उस रिलेशनशिप को ही बोला जाता है साइंस के लैंग्वेज में सिम्बियोसिस, ठीक है ना। ये दो अलग तरीके के प्लांट्स एक साथ रहते हैं, ठीक है ना। दोनों ही बहुत अलग कैटेगरी के होते हैं लेकिन रहते हैं एक साथ में, और दोनों ही एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। लाइक सम, इसकी डेफिनेशन आप पहले समझ लीजिए। सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बियोसिस, ठीक है ना। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि साथ रहते हैं, अपना शेल्टर जहां वो रहते हैं वो एरिया और अपना न्यूट्रिएंट्स दोनों आपस में शेयर करते हैं, समझे। इस रिलेशनशिप को सिम्बियोसिस बोला जाता है। इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल है फंगस एंड एल्गी। देखिए फंगस मतलब ये देखिए, ये फंगस उग रखा है यहाँ पे, ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है ये सारा फंगस है। और एल्गी, एल्गी मतलब काई। काई देखिए आपने, ये देखिए नीचे ये ग्रीन कलर का ये जो उग रखा है ना, ये काई है, ठीक है ना। ये नीचे ब्लैक कलर का भी, ये भी काई है। ये देखिए यहाँ पे ये नीचे जो ब्लैक कलर का एरिया है ना, ये काई है, और उसके ऊपर ये ग्रे कलर के जो फूल फूल टाइप के उगे हैं ये फंगस है। तो फंगस और एल्गी सिम्बियोसिस मोड ऑफ सिम्बियोसिस अपनाते हैं, जिसके अंदर एल्गी क्या काम करती है? एल्गी ग्राउंड से न्यूट्रिशन लेती है, ठीक है ना। ये मान लीजिए ग्राउंड है, तो एल्गी क्या काम करेगी ना, एल्गी इसके ऊपर ऐसे अपना लेगी, फिर डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर वहां से अपना न्यूट्रिशन लेती रहती है। और फंगस क्या काम करता है? फंगस बोलता है कि भाई मैं तेरे को शेल्टर प्रोवाइड करूंगा, तेरे को छत प्रोवाइड करूंगा और तेरे को सपोर्ट प्रोवाइड करूंगा, तू मुझे बस अपना जो न्यूट्रिशन लेती है वो मेरे को न्यूट्रिशन दे दिया। और एल्गी उसको न्यूट्रिशन दिया करती है, इससे एल्गी को भी बचाव हो जाता है कि उसको शेल्टर मिल गया है, और इससे फंगस को भी फायदा हो जाता है कि उसको अपना खाना मिल गया है। दोनों आपस में अपना एक दूसरे का फायदा करते हैं। इस रिलेशनशिप को क्या बोला जाता है? सिम्बियोसिस। ओके, अब आपको समझ आ गया होगा, ठीक है ना। और उन ऑर्गेनिजम्स को जो एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं, इनको कहा जाता है सिम्बियोट। क्या कहा जाता है? सिम्बियोट। मैं देखो यहां पे लिख देता हूं, सिम्बियोट या सिम्बायोट। ओके, ये उन ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है those follow symbiosis। जो सिम्बियोसिस के रूल को फॉलो करते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को सिम्बियोट कहा जाता है, ठीक है। नाउ अब हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का आ जाता है। हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है। अब लास्ट टॉपिक बस इतना हमसे पूछता है कि भाई प्लांट्स ने अपना न्यूट्रिशन ले लिया, ग्राउंड से प्लांट्स ने अपना न्यूट्रिशन ले लिया, लेकिन ग्राउंड कैसे रिकवर करता है, अपना न्यूट्रिशन वापस कैसे पाता है? ये भी तो सवाल उठता है ना कि देखिए हम ग्राउंड ने तो मतलब कि प्लांट ने तो भाई अपने लिविंग के लिए, जिंदा रहने के लिए अपना ग्राउंड से सारा का सारा न्यूट्रिशन वो ले लेता है,
बट यहां पे क्वेश्चन ये भी उठता है कि ग्राउंड कैसे रिकवर करता है। तो देखिए पहले पॉइंट्स पढ़ते हैं, जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं लाइन बाय लाइन, एक समरी के तौर पे समझा दूंगा। द फर्स्ट पॉइंट हियर इज प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, so their amount in the soil keeps on declining. Fertilizer and manures contain nutrients such as nitrogen, potassium, phosphorus, etc. Okay. Third point. These nutrients need to be added from time to time to enrich the soil. We can grow plants and keep them healthy if we can fulfill the nutrient requirements of the plant. अब पहले इन 4 पॉइंट्स को समझते हैं। देखिए, अब जैसे ही मैंने बताया कि प्लांट्स मिनरल और न्यूट्रिएंट सॉइल से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट की मात्रा डिक्लाइन करने लगती है, यानी गिरने लगती है, कम होने लगती है। तो हम क्या काम करते हैं, हम सॉइल के अंदर फर्टिलाइजर्स या मैन्योर, फर्टिलाइजर और मैन्योर क्या होते हैं, खाद होते हैं, ठीक है ना, क्या होते हैं, खाद। जो मैन्योर होती है उसको कहा जाता है ऑर्गेनिक खाद, और फर्टिलाइजर होता है इनऑर्गेनिक खाद। इनऑर्गेनिक मतलब केमिकल बेस्ड, और मैन्योर होती है ऑर्गेनिक, ठीक है ना। तो हम क्या काम करते हैं, फर्टिलाइजर्स और मैन्योर इनको सॉइल के अंदर डाल देते हैं, सॉइल के अंदर टाइम टाइम पे डाला करते हैं। इनके अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस एटसेट्रा, इन तरीके के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए और सॉइल को वापस एनरिच बनाने के लिए बहुत जरूरी होते हैं, ठीक है। वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्दी इफ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्लांट्स। देखिए, हम प्लांट्स को तभी हेल्दी रख पाएंगे अगर हम टाइम टू टाइम सॉइल की एनरिचमेंट करते रहें। अगर हम टाइम टू टाइम सॉइल के अंदर फर्टिलाइजर्स और मैन्योर ना डालें, तो जाहिर सी बात है प्लांट्स को न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा, और प्लांट को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा तो प्लांट्स डाई हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक, यूजुअली क्रॉप प्लांट्स एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन एंड द सॉइल बिकम्स डेफिसिट इन नाइट्रोजन। द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू अ यूजेबल फॉर्म। But rhizobium cannot make its own food, so it's often live in the roots of gram, peas, mung, beans, and other legumes, and provides them with nitrogen. In return, the plant provides food and shelter to the bacteria. Thus, they have a symbiotic relationship. ये जो मैंने अभी आपको पॉइंट समझाए ना, ये हम अभी क्लास की स्टार्टिंग के अंदर पढ़ कर आए, जिसके अंदर मैंने बताया था कि हम जब क्रॉप कोई उगाते हैं, हम अपने फील्ड में फार्मिंग के टाइम पे जो कोई भी फसल उगाते हैं, तो देखिए फसल क्या काम करते हैं ना, फसल काफी ज्यादा अमाउंट में उस फील्ड से नाइट्रोजन एब्जॉर्ब कर लेती है, तो सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा बहुत कम हो जाती है। तो नाइट्रोजन की मात्रा वापस बढ़ाने के लिए एक तरह का बैक्टीरिया होता है जिसका नाम क्या होता है, राइजोबियम। वो क्या काम करता है कि एटमॉस्फेयर के अंदर जो भी नाइट्रोजन होता है उसको कन्वर्ट करता है, और कन्वर्ट करके उसको यूजेबल फॉर्म में, सॉल्यूबल फॉर्म के अंदर करके उसको प्लांट्स को प्रोवाइड करता है। जब वो प्लांट्स को प्रोवाइड करता है तो प्लांट्स उस नाइट्रोजन की हेल्प से प्रोटीन बनाते हैं, जैसा कि हमने अभी पढ़ा, वो अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। लेकिन इससे राइजोबियम को क्या फायदा होता है, देखिए राइजोबियम का क्या है कि राइजोबियम नाइट्रोजन को तो यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके प्लांट्स को दे देते हैं, लेकिन राइजोबियम का क्या है कि राइजोबियम अपना खाना खुद नहीं बना सकते। तो राइजोबियम क्या काम करते हैं, राइजोबियम प्लांट्स के ऊपर निर्भर करते हैं। तो प्लांट्स भी क्या काम करते हैं, प्लांट्स राइजोबियम को फूड प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। राइजोबियम प्लांट्स का फायदा कर रहा है और प्लांट्स किसका फायदा कर रहे हैं, राइजोबियम का, ठीक है। तो ये राइजोबियम उस
प्लांट की जड़ों में रहता है। और कौन कौन से टाइप के प्लांट्स? ग्राम्स, पीस, मूंग, बीन्स और अदर लेग्यूम्स प्लांट्स जैसे कि मटर, चना और मूंग और तरह तरह की दाल, ये इन प्लांट्स के रूट्स में रहता है और उनको नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। और जैसे कि मैंने बताया, प्लांट्स इसको शेल्टर और फूड प्रोवाइड करते हैं। और ये किस तरीके का रिलेशनशिप फॉलो करते हैं? सिम्बियोटिक रिलेशनशिप फॉलो करते हैं, सिम्बियोसिस। हमने अभी पढ़ा, जहां पे दो ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, जिसमें दोनों का फायदा होता है। ओके, सो विद दिस आवर चैप्टर इज टोटली कंप्लीट। ठीक है, तो अब हमारा बस कीवर्ड्स रह जाते हैं, तो फटाफट हम कीवर्ड्स देख लेते हैं। सो फर्स्ट कीवर्ड इज ऑटोट्रॉफिक। व्हाट इज ऑटोट्रॉफिक? ऑटोट्रॉफिक is a mode of nutrition in which plants make their own food. ठीक है, फटाफट। क्लोरोफिल। व्हाट इज क्लोरोफिल? क्लोरोफिल is the green pigment in the leaves of plant. Okay, our third, heterotrophs. What are heterotrophs? Not heterotrophic, it's asking heterotrophs. Heterotrophs are those organisms which depends on other organisms या plant for their food. ठीक है। What is host? होस्ट हमने पढ़ा अभी। Host are those organisms on which parasite lives या depends for its nutrition. ओके। इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस की देखिए डेफिनेशन मैंने यहां लिखी है, देखिए। इंसेक्टिवोरस की डेफिनेशन है। सो इंसेक्टिवोरस की डेफिनेशन आप यहां से कॉपी कर लेंगे, ठीक है ना। वीडियो पॉज करके आप बनाते चाहिए क्योंकि वीडियो लंबी हो चुकी है, उनको फटाफट कंप्लीट करना है। इंसेक्टिवोरस हो गया होस्ट और हेटेरोट्रॉफ्स, क्लोरोफिल, ऑटोट्रॉफिक। न्यूट्रिएंट और न्यूट्रिशन देखिए, न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन की यहां पे ये रही, न्यूट्रिशन की डेफिनेशन ये रही, ठीक है ना। न्यूट्रिशन की डेफिनेशन ये रही। और व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स? न्यूट्रिएंट्स आर द components of food. सिंपल डेफिनेशन। ओके, सो आप यहां से कर लेंगे, ठीक है। अब व्हाट इज पैरासाइट? पैरासाइट इज द ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड्स on host for its nutrition. ठीक है। What is photosynthesis? This is the most easiest, ठीक है ना, बहुत इजी इसकी डेफिनेशन है।
ये तो भाई आपको खुद करनी पड़ेगी। कमेंट सेक्शन में लिख के बताना मुझे, और लिख के जरूर बताना व्हाट आर सैप्रोट्रॉप्स एंड व्हाट इज सैप्रोट्रॉपिक। इसकी डेफिनेशन ये रही दोनों की, सैप्रोट्रॉपिक की और सैप्रोट्रॉप्स की। वीडियो पॉज करिए, डेफिनेशन लिखिए। एंड व्हाट इज स्टोमाटा? स्टोमाटा इज द opening of the, एक सेकेंड यार, behind the leaves from where it exchanges the carbon dioxide। ठीक है, हमने कहाँ पढ़ा था? ये रहा स्टोमाटा। स्टोमाटा क्या था? स्टोमाटा इज द ओपनिंग ऑन द लोअर साइड ऑफ द लीफ फ्रॉम वेयर इट एक्सचेंज कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, फ्रॉम वेयर इट एक्सचेंजेस कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने शॉर्ट फॉर्म में CO2 लिख दिया है। ओके, सो विद दिस चैप्टर इज कंप्लीट। ओके, वीडियो के आप अगर एंड तक बने रहे सो थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट ज़रूर करिए। आप लोग कमेंट यार बिल्कुल नहीं करते। कम से कम मेरे लिए नहीं, कम से कम अपने लिए कमेंट करा कीजिए कि सर हमको ये डाउट है, ये डाउट नहीं है, वीडियो अच्छा था या वीडियो के अंदर ये कमी थी। देखो कुछ कमी होगा तब आप बताएंगे तो मैं उसको प्रोग्रेस करूँगा और अच्छी तरीके से बनाने की कोशिश करूँगा, तो इसमें आप ही का बेनिफिट होगा। ठीक है ना? और बस इतना ही बोलूँगा। और मैं अब आप लोगों के लिए, हाँ अब याद आया, आप लोगों के लिए अब मैं टाइम टेबल डिसाइड करने जा रहा हूँ। क्योंकि देखिए यहाँ पे 6th का 7th 8th और 9th इन सब क्लासेस का ना धीरे धीरे हो नहीं पा रहा है। ठीक है ना? कुछ फिक्स टाइम ही नहीं है। मैं एक दिन में मिनिमम 2 वीडियो डालता हूँ। तो इससे क्या रहता है कि एक क्लास का टॉपिक खत्म होता है, मान लीजिए दूसरी क्लास का टॉपिक अगर ज़्यादा लंबा हो जाता है तो वो क्लास ज़्यादा टाइम ले जाती है, जिससे कि फर्स्ट क्लास दूसरी क्लास वाले को, लाइक मान लीजिए अभी 7th क्लास का चल रहा है तो 7th क्लास की वीडियो अगर ज़्यादा टाइम ले गई, 2 से 3 वीडियो, तो इससे 6th क्लास वाले को और 8th क्लास वाले को नुकसान रहेगा। तो इसीलिए अब मैं एक टाइम टेबल फिक्स करने जा रहा हूँ जिसके अंदर किस क्लास की वीडियो कब और कितने टाइम पे अपलोड होगी ये डिसाइड करूंगा मैं। ठीक है? और जल्द ही वो टाइम टेबल बन जाएगा। आप लोग कमेंट करके मेरे को बता दीजिएगा कि कौन सा टाइम आपके लिए सुटेबल रहेगा। ठीक है ना? तो जैसे कि आपको पता है कि मैं 2 टाइम वीडियो अपलोड करता हूँ, एक मॉर्निंग में और एक नाइट में। मॉर्निंग में करीब करीब 8 से 10:30 या 11 साढ़े 11 बजे तक अपलोड हो जाता है। ठीक है ना? कभी कभी नेट स्लो रहता है तो टाइम लग जाता है। और नाइट में भी 10 साढ़े 10 या 9 से 10:30 के बीच तक अपलोड होती है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सा टाइम सुटेबल रहेगा कौन सी क्लास वालों के लिए। ठीक है? सो बस टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, 39 मिनट्स अप्रॉक्स हो चुके हैं। सो बेसिकली बस मैं वीडियो यहीं एंड करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।